हम्म। भारतीय कला विरासत की रक्षा इस समय की जरूरत है, टिप्पणी कीजिए। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में कला विरासत क्या होती है उसको बताना चाहिए था। फिर इसके इम्पोर्टेंस, ये रक्षा के उस समय की जरूरत है, टिप्पणी कीजिए। कमेंट करना है तो कमेंट करने पे स्वाभाविक सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव या उस तरीके से देखो जाके, मैंने जो आंसर राइटिंग वाली क्लासें ली थी। चलो ठीक है। भारतीय भारत परंपराओं एवं संस्कृतियों का सबसे बड़े और सबसे विविध मिश्रण का देश है। ठीक है। इसकी विविध मूर्त एवं अमूर्त कला विरासत द्वारा प्रतिबिंब जो भारतीय सभ्यता के रूप में प्राचीन प्राचीन सही नहीं है, गलत है, प्राचीन। भारत दुनिया के उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रतीकों का परिचायक है, जिसमें वास्तुकला, प्रदर्शन कला, शास्त्रीय नृत्य, मूर्ति, चित्रकारी इत्यादि सम्मिलित है। बाकी कला दुनिया के देशों में समान है। अभी देखो आप क्या करो, देखो एक ही पैराग्राफ इतना बड़ा लिख रहे हो, ये गलती है, ऐसा नहीं होता। इंट्रोडक्शन पहले 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया बस मैक्सिमम, उसके बाद में अलग अपने जो मेन क्वेश्चन की डिमांड है उसको फिर मेन बॉडी में पार्ट में आइडेंटिफाई करो। जिसकी मान्यता है तथ्य से मानी जा सकती है कि सांस्कृतिक स्थलों में अजंता की गुफाएं, चौल मंदिर, आगरा का किला, एलिफेंटा की गुफाएं व यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल, सांस्कृतिक विरासत, कुंभ मेला, योग, नवरोज सहित सांस्कृतिक मेले पर त्यौहार तत्वादि समाहित है। ये क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं, वो आपसे इसलिए पूछ रहा है। तो आप ये समझो ना, भारतीय कला विरासत की रक्षा क्यों जरूरत है। अब इसकी ये डायमेंशन बतानी थी भाई, स्वाभाविक सी बात है। देखो, एक तो अपन अपने कल्चर संस्कृति को बचा के रखेंगे तो इससे क्या होगा, पर्यटन लोग आएंगे तो उससे इनकम होगी, इनकम का सोर्स होगा। दूसरे अपने कल्चर को पंजे करके तो हमेशा अपने गौरवान्वित महसूस करेंगे अपन। तो वो सारे पॉइंट आएंगे ना। ये क्या लिख रहे हो आप, भारतीय कला का मतलब इतना बड़ा कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता, इतना बड़ा तो ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, आगे देखो। भारत का सांस्कृतिक महत्व समय के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मुख्य आधार के रूप में सांस्कृतिक पर विचार करने की सीमा तक वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को अतुल्य भारत जैसे कई अन्य योजनाओं के माध्यम से पहचान दिलाई जा रही है। अब तुम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया। मैं क्वेश्चन पहले आपको ये बताना था आखिर में क्यों ज़रूरत है, फिर आप आखिर में चैलेंजेस बताते कि ये चैलेंजेस है इसलिए इनको निपटाना चाहिए, और आप कुछ और ही कर रहे हो। क्वेश्चन की डिमांड ये है ही नहीं। भारतीय कला की विरासत की रक्षा को हम निम्नलिखित रूपों में समझते हैं। कलात्मक पहचान के रूप में हमारी, या हमारी गलत है, संस्कृति राष्ट्रीय पहचान तथा सांस्कृतिक विरासत को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण परिकल्पना है, क्योंकि यह लोगों के बीच सद्भाव एवं सामाजिक अखंडता के साधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है। सद्भाव एवं सामाजिक समेकन के साधन के रूप में कला एवं संस्कृति ने राष्ट्र को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। जिसमें लोगों में सद्भाव एवं सामाजिक सरोकार की भावना का प्रसार हुआ। ठीक है। इतिहास के प्रतीकात्मक वर्णन के रूप में भारतीय कला पूर्ण रूप से भारतीय सभ्यता की तत्काल अभिव्यक्ति है। ये विश्वासों का प्रतिनिधित्व करती है, दर्शन, आदत, दृष्टिकोण और समाज की भौतिक जीवन शैली का अनुसरण करती है। ठीक है। प्रकृति के साथ सामंजस्य के प्रतीक के रूप में कला के प्यार और सम्मान को दर्शाती है, जैसे वन्य जीव, प्रकृति, सजावटी कला, आभूषण, वास्तुकला, मूर्ति कला। भारतीय कला राष्ट्रीय, ऐतिहासिक, असाधारण और राजनीतिक महत्व के संबंध में अत्यधिक मूल्यवान है, परंतु वर्तमान में कला के कई रूप तथा संसार को तीव्र गति से शरण चिंता का विषय बना हुआ है। निम्नलिखित कारणों से देश की परंपरा यार आप तो ऐसे लिख रहे हो, ये बीपीएससी फॉर्मेट में लिखा है आपने, ये नॉट है यूपीएससी फॉर्मेट। तो 40 नंबर का क्वेश्चन आता है ना बीपीएससी में उस टाइप से लिखा है तुमने, ये सही तरीका नहीं है। अरे यूपीएससी में टू द पॉइंट लिखा जाता है। यूपीएससी बीपीएससी मत समझो इसको। यूपीएससी में टू द पॉइंट लिखा जाता है, फालतू चीज़ें लिखी नहीं जाती। ठीक है। औद्योगिकरण, पर्यावरण से गिरावट, वैश्वीकरण, आधुनिकरण, वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण से भारत की विरासत स्थल बहुत प्रभाव पड़ा है, जिनमें ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, हजारों मंदिर, मस्जिद इत्यादि सम्मिलित है। इन तथ्यों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
भारतीय कला को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, तो ये पॉइंट आएगा। फिर इस कला शिल्प विरासत को सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के अंतर्गत समझाया जा सकता है। विश्वविद्यालय में कला एवं संस्कृति को एक विषय के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक संग्रहालय की स्थापना हो। भूमंडलीकरण व तकनीकी नवाचारों की उभरती हुई चुनौतियों को अनुकूलित करने के लिए आकस्मिक क्षमताओं में वृद्धि होनी चाहिए तथा स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए। सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का विकास करना चाहिए जिसमें रोजगार की संभावना बढ़े। सांस्कृतिक विरासत और सेवाओं की मांग की संभावनाओं को बढ़ाना चाहिए ताकि सांस्कृतिक क्षेत्र को बेहतर बनाया जा सके। इस प्रकार हमारे पुराने पारंपरिक कला रूपों में सांस्कृतिक से संबंधित महत्व एवं खतरों पर विचार करते हुए हमारी भारतीय कला की विरासत का संरक्षण तथा संवर्धन किया जाना चाहिए ताकि यह न केवल समाज का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सके बल्कि पर्यटन नीति बढ़ाओ के समाज का आर्थिक उन्नति भी कर सके। मतलब कंटेंट इज गुड बट नॉट क्वेश्चन डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं। तुम तो रामायण लिख रहे हो पूरा, ऐसे काम नहीं चलता। मान लो जो 15 क्वेश्चन का नंबर भी मान के चलोगे, बात है ना कि तुमने फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा लिखी, टू द पॉइंट लिखो ना, क्या क्वेश्चन की डिमांड है। ये सही नहीं है, ये चीज़ें सीखो। ठीक है, चलो दूसरा आंसर खोलते हैं आपका। मतलब कंटेंट इज गुड, बस बात है कि उसको क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको आप फिट करो उसको। इतना वाइड चले लिखा जाता है। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी और बीपीएससी में अलग अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। ये बीपीएससी फॉर्मेट में लिखा गया है तुम्हारा आंसर। आगे, भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी एवं अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। और दूसरी बात, मैं इतना गारंटी के साथ बता रहा हूँ, जो आपने लिखा है टिप के लिखा है, आपने खुद से नहीं लिखा है। हाँ सर, ये सब मैंने एक बार देखा है सर, उसके बाद फिर मैंने कुछ दिमाग चलाया है सर। वो देख ही रहा। ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है। अब देखो, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास की पुनर्रचना, मतलब उसकी रचना करने में जो चीनी एवं अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। भारत का इतिहास इन्हीं के तो लोगों ने बनाया, जब ये लोग आए ऐसा था, समाज यहाँ का ऐसा था, ये था, यहाँ की आर्थिक स्थिति ऐसी थी, यहाँ के राजा महाराजा ऐसे थे, तभी तो पता लगा ना चीज़ों को। तो बस सीधा टू द पॉइंट लिखो। भारतीय उपमहाद्वीप विदेशियों के लिए सदैव से एक आकर्षण का भौगोलिक क्षेत्र रहा है। प्राचीन काल में व्यापारी, यात्री, तीर्थयात्री इत्यादि समुद्री मार्ग की लंबी दूरी तय करके भारत आए। विदेशी ग्रंथों में भारत के कई संदर्भ हैं। इन ग्रंथों में ज्ञात होता है कि कैसे अन्य देशों के लोगों ने भारत एवं उसके लोगों को देखा और उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया। ठीक है, भारत के अतीत के विभिन्न स्रोतों से भारत आने वाले विभिन्न चीनी एवं अरबी यात्री को वृत्तांत मिलते हैं। अरबी यात्री भारत के धन एवं विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं से आकर्षित थे, तो वहीं चीनी यात्री बौद्ध ग्रंथों एवं मठों को भ्रमण करने भारत आए थे। ठीक है, भारत आए प्रमुख चीनी यात्री बौद्ध ग्रंथ के प्रमाणिक पांडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए कई चीनी भिक्षुकों ने भारत की यात्रा की। वे भारतीय भिक्षुकों से मिलते तथा बौद्ध शिक्षा और तीर्थ यात्री के स्थानों पर जाते थे। फाइयान, हेनसांग और इत्सिंग से उन सभी चीनी यात्रियों में विशेष स्थान प्राप्त था। इन्होंने भारतीय यात्रा वृत्तांत उचित रूप से वर्णित किए। अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट ये है कि महत्व पर आकलन कीजिए। आप स्टोरी फॉरवर्ड पे बता रहे हो, दैट्स नॉट गुड। ये कॉलेज वाला तरीका मत अपनाओ। फाइयान के 399 ईस्वी से 514 ईस्वी के बीच होती भारत की यात्रा का उन्होंने भारत से लिंको, आधुनिक नेपाल इत्यादि स्थानों की धर्म यात्रा की। फैक्चुअल लिख रहे हो सारी चीज़ें। यह चीन यात्री 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया तथा भारत में 10 वर्षों तक रहा तथा अनेक स्थानों की यात्राएं की। इनकी अपनी पुस्तक शियुकी में तत्कालीन भारत का वर्णन किया। आप नहीं समझे क्वेश्चन, वो आपसे फैक्चुअली इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे बता रहा है कि कैसे जो भारतीय इतिहास बना उसमें इन लोगों की क्या भूमिका है। आप लोग समझते नहीं क्वेश्चन को। इत्सिंग, इस चीनी यात्री ने 19 या 79 शताब्दी में भारतीय यात्रा की तथा 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहे एवं प्रसिद्ध आचार्यों में से संस्कृत व बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन ग्रहण किया। भारत के अतीत के निर्माण के लिए इन यथावृत्तांतों ग्रंथों के महत्व को रेखांकित करके समझा जा सकता है कि ये सभी चीनी यात्री तत्कालीन भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति पर काट डालते हैं। ये डायरेक्ट लिखो ना, ये बस डायरेक्ट उनका नाम लिख दो, राइट, वो जो भी आए थे बस, फिर उनका क्या इंपॉर्टेंस रहा वो बताओ, खत्म। भारतीय प्रमुख अभी यात्री, अब देखो यहीं पे तुमने खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको बताना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे यहाँ पे टैक्स सिस्टम ऐसे चलता था, लोग चोरी चपारी करते थे तो ऐसा करते थे,
राजा महाराजा ऐसे सिस्टम, वो सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत अरब यात्री वृत्तांत है। भारत आए प्रमुख अरब यात्रियों में सुलेमान, अल-मुर्शिदी, अल-बुधारी, उक्कल अबुल-बुरानी और इब्न बतूता शामिल थे। अल-बरूनी की तारीख़-ए-हिंद तथा इब्न बतूता की रिहला पुस्तक से मध्ययुगीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति तथा भारतीय जीवन की गतिविधियों का विवरण प्राप्त होता है। अल-बरूनी ने भारतीय भूमि और उसके लोगों के बारे में अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने और मूल भाषा से प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा की। अल-बरूनी द्वारा लिखित तारीख़-ए-हिंद पुस्तक में भारतीय इतिहास, विज्ञान, ज्योतिष, दर्शन, साहित्य, मान्यताओं, रीति रिवाजों, धर्मों, त्योहारों, अनुष्ठानों, सामाजिक संगठनों और कानूनों सहित बड़ी संख्या में अनेक विषयों को शामिल किया गया। 11वीं शताब्दी से भारत के विवरण के ऐतिहासिक मूल्य के अतिरिक्त अल-बरूनी ने आधुनिक इतिहासकारों के युग के प्रारंभिक वर्षों की पहचान कराने में सहायता की है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा पुस्तक रिहला में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में रुचि का विवरण दिया है। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की जो भी भेंट की चौकी भारत में अरब में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में हिंद महासागर में व्यापार संबंध के सही से नहीं भेजा, विभाजित किए थे। इसलिए अरब पुस्तकों में भारत और अरबों के साथ साथ हिंद महासागर के स्रोत के बीच व्यापार संबंधों को भी व्यापक रूप से वर्णित किया गया है। प्रारंभ में मध्ययुगीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों की कमीकालीन यात्रा वृत्तांतों ग्रंथों का महत्व बढ़ जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये यूपीएससी का फॉर्मेट नहीं है। यूपीएससी में टू द पॉइंट लिखा जाता है। इतना वाइड एक कॉलेज वाला स्ट्रक्चर अपने आप में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए ना। ओके, नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर देखो, मेरा मानना है कि देखो आपने एक तो पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फालतू में ज़्यादा लिखा है, इतना ज़्यादा ठीक है, मतलब कंटेंट अच्छा है, मैं ये बोलूँगा कंटेंट अच्छा है, कंटेंट में कोई कमी नहीं। अगर आप 10 में से 2-3 नंबर ले सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड टू द पॉइंट लिखा जाता है। पहली बात आप वर्ड की लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस कर रहे हो, तो वो चीज़ याद रखो। अब ये तो क्या, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, तुम्हारा दिख ही नहीं रहा, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छे से भेजना चाहिए ना, एक बार भेजते हो तब देखा करो ना। अब ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा क्या है लिखा आपने। अब इसको मैं क्या ही पढ़ूँ बताओ। दोबारा भेज देना इस क्वेश्चन को। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व प्रकाश डाले। अब मैं फिर बताऊँ, देखो 150 वर्ड्स का है, अब तुम देखो कितना लिखे हो, खुद ही बताओ, ये गलती है ना। अरे 150 वर्ड 150 वर्ड का मतलब समझते हो? मैक्सिमम 10 लाइन, 10 या 12 लाइन। अब तुम सोचो, तुम्हारा तो ये आंसर यहीं कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अब सोचो तुम, ये देखो ये चीज़ें, अब इसका नंबर मिलेगा, उल्टा कटेगा, उल्टा माइनस में जाएगा तुम्हारा नंबर। चलो ठीक है सर, यूपीएससी में वर्ड्स की थोड़ी ना डाल के देते हैं, वो नंबर डाल के देते हैं। हाँ, वर्ड्स थोड़ी ना डाल के देते हैं कि इतने शब्दों में लिखना ही है। अरे लिखते हैं, कौन बोल हाँ, दिया तुम्हें? लिखते हैं। जाके क्वेश्चन के पीछे देखो, वो 250 लिखते हैं। वर्ड्स रहता है, 150 वर्ड्स रहता है। आप पेपर नहीं देखते हो मतलब, ऐसा नहीं होता है भाई। जितने क्वेश्चन की डिमांड हो, क्वेश्चन को देख के ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि जो एग्जामिनर है वो बोर ना हो, क्योंकि ज्यादा लंबे से बोर भी तो हो जाता है वो। अरे देखो पहली बात, इतनी डिमांड है ही नहीं ना। ये क्वेश्चन बात सीधी सी स्पष्ट बोला, तो ये कहानी, ये जो अमित है क्या कर रहा हो, कहानी बता रहा, कहानी से भी ऐसे से लिखना है भाई आपको। यही तो अंतर है जीएस के आंसर लिखने में। यार कॉलेज वाले टाइप में तुम लिखते हो तुम लोग, वो गलती है, समझो ये चीज़। अभी देखना, पहली बात देखो यार, गांधी गलत, उसका दिमाग यहीं खराब हो जाएगा कॉपी चेक करने वाले का। महात्मा तो अच्छे से लिख लो, ये भी गलत। महात्मा गांधी एक प्रख्यात लेखक, दार्शनिक, स्वतंत्रता सेनानी, एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। एक लिखो ना यहाँ पे। महात्मा गांधी दूरदर्शी थे, इसलिए उन्होंने उस समय भारत के सामने आने वाली आधारभूत मानवीय चुनौतियों व समस्याओं को गहराई से समझा और लिखा। अब ये देखो, ये डिमांड है ही नहीं यार, आप ये समझते हो। टू द पॉइंट अगर मान लो इंट्रोडक्शन में बताना, तो गांधी की इंपॉर्टेंस बताओ, बस सीधी सी बात है, उसके बाद शुरू कर दो, उनके विचार को क्या प्रभाव है। अब आप ये सब फालतू की बातें बता रहे हो।
गहरा समझा हुआ लिखा, ये चुनौतियाँ और समस्या आज भी प्रासंगिक है, इसलिए महात्मा गांधी विचारों का महत्व प्रासंगिक है जो मानवता को सामना कर रही है। महात्मा गांधी के सिद्धांत, गांधी जी ये बंद करो अपनी तरफ से, किसके साउंड डाल रहे हैं, वीडियो में दिक्कत होती है फिर। गांधी जी द्वारा अहिंसा के सिद्धांत का मंत्र दिया गया है, ये किसकी तरफ से आवाज आ रही है? सपना है, सपना। मैं इधर से बंद कर दूंगा फिर, ठीक है। गांधी द्वारा अहिंसा के सिद्धांत का मंत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि अहिंसा समाज में फैली गंदगी, राजनीति, भ्रष्टाचार, अहंकार एवं समाज इत्यादि के साथ सत्य के रास्ते पर लाती है। सत्याग्रह गांधी जी के अनुसार अच्छाई एवं बुराई के मध्य युद्ध है। इस सिद्धांत के द्वारा समाज सकारात्मक प्रतिरोध करते हुए शत्रु के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक लड़ सकता है। सत्याग्रह का साप्ताहिक अर्थ होता है आग्रह करना। ये सिद्धांत निष्क्रिय प्रतिरोध के मत को प्रतिपादित करता है। नई तालीम शिक्षा में गांधीवादी नीति के विचारों आने के कारण नई तालीम सिद्धांत का उदय हुआ। गांधी जी के अनुसार शिक्षा एक लंबी जीवन प्रक्रिया होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में मनुष्य नई नई गतिविधियों का समावेशन प्राप्त होता है, जिससे शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ होती है। सामाजिक समस्याएं वर्तमान दुनिया के दृश्यमान प्रतिद्वंद्वियों में से एक असहिष्णुता है, जो भविष्य के लिए बहुत ही कष्टदायी है। बाद जैसे देशों में असहिष्णुता समाज को विभाजित कर सकते हैं कि हमारी उचित सामाजिक गतिविधियों में अवरोध ला सकते हैं। गांधी जी के अनुसार असहिष्णुता का मूल्य कारण भय व असुरक्षा है, इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन सच्चे और निर्डर होने के सिद्धांत की वकालत की। उन्होंने एक विचार थे, उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों को समाजित आने वाले विभिन्न विचारों धारणाओं के प्रति सहिष्णु होने की अपील की है। सहिष्णुता, सत्याग्रह, अहिंसा जैसे तत्व दुनिया में घृणा, आतंकवाद, नशीले तथा धार्मिक संघर्षों में वर्तमान सामाजिक संकटों के प्रति एक विरोधाभास के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि गांधी जी के अनुसार ध्यान और भगवान के दृढ़ विश्वास के माध्यम से विजय प्राप्त की जा सकती है। इन दोनों विशेषताओं से मनुष्य सहिष्णु व समायोजन बन सकता है। राजनीतिक समस्या वैश्विक स्तर पर दुनिया की कई जगहों पर सामरिक रूप से बल जैसे बंदूक की शक्ति से पहले सोवियत संघ, चीन, तिब्बत, बर्मा, म्यांमार, अफ्रीका देशों पर कई कम्युनिस्ट देशों के माध्यम से बदल दिए गए। अरे भाई, मतलब मैं मानता हूँ कंटेंट ठीक है, कंटेंट मतलब समझ है आपको, सब कुछ ठीक है, पर बात है भाई क्वेश्चन के सापेक्ष लिखना। जैसे मान लो कि मुझे नेहरू विहार से मुखर्जी नगर जाना है, अब एक रास्ता है कि जो गोपालपुरा होके मैं उधर ऐसे जाऊँ, और एक सीधा रास्ता है 5 मिनट का, तुम जा रहे हो आधा घंटा वाला, तो कौन सा समझदारी वाला काम है? तो गलती तुम वही कर रहे हो। वर्तमान इजराइल हमास युद्ध, कोरिया युद्ध, मैंने पूरा समझा कर लिखने की कोशिश की। इतना नहीं होता है भाई ट्यूशन डिमांड। ठीक है, नॉलेज कंटेंट ठीक है आपका। मध्य पूर्व अल्पसंख्यक जातीय संघर्ष तथा देशों के मध्य सशस्त्र दौड़ने मानवता की भलाई को पीछे धकेल दिया तथा मनुष्य के मार्ग दर्शन और नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आर्थिक समस्या, भौतिकवादी दुनिया में पिछली शताब्दी में बहुत प्रगति की, लेकिन प्रगति विकास के फलपूर्ण विश्व असमान रूप से वितरित किए गए हैं, जिस कारण दुनिया में असमानता है। भारत दुनिया को एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे धनवान व्यक्ति भी सबसे गरीब के बीच में रहता है। यार ऐसे नहीं होता है, ये आप ऐसे लिख रहे हो। गांधी जी के विचार यह भी देश में गरीबी को उन्मूलना, भूख मुक्त दुनिया, देश की निरक्षरता, लिंग समानता, श्रम की गरिमा, रोजगार के अवसर व अच्छे समाज, स्वास्थ्य देखभाल, निजी भी देश में सतत विकास के लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उपयुक्त समस्याओं चुनौतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज गांधी जी के विचार न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए भी पहले की कहीं अधिक प्रासंगिक महत्वपूर्ण। अब देखिए, तो आप तो एक ऐसे लिख दिया, अरे 150 वर्ष आप खुद ही लिख रहे हो। ठीक है, कंटेंट ठीक है, इनको अपन क्रिप्स करो, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो गया? ये 2 ये चेक हो गया था, ये था नहीं, ये हो गया तुम्हारा, कंप्लीट हो गया। मतलब एक और भेजा है मैंने, आपकी तुरंत भेजा है सर मैंने एक और। पहले कहाँ सोते रहते हो तुम लोग? ये भेजा है ना, यही वाला तो चेक किया है जो अभी आपने भेजा है। ठीक है, मैं सपना का चेक नहीं, एक और भेजा। ओके सर, देख लीजिए। सपना का मैं चेक कर रहा हूँ, जब तक वो आएगा तब तक। ठीक, सपना का देखते हैं। सपना और सर मैं सर कहना चाहता हूँ सर कि कुछ टॉपर्स की कॉपी को सर, या फिर आप अपनी कॉपी को सर ना एक बार, क्या बोलो? आप बोलो। हाँ सर, टॉपर की कॉपियों को सर एक बार आप करवा देंगे सर, कुछ कॉपी को, 2-3 कॉपियों को सर
एक ऐसे अरे कि उसमें सर आप ऐसा करो ना, खुद से जो करो ना। देखो खुद से क्या करना, जैसे मान लो टॉपर्स की कॉपी, टॉपर्स की क्वेश्चन जो सर है वो उस, याद हो जा अरे वो सुनो तो याद हो सीधे, आप जाती है, समझ लेकिन नहीं रहे हो। मैं कैसे पहले मैं पैराग्राफ 5 लाइन में कैसे लिखा गया है अरे ना, वो आप भी नहीं पता चलता मुझे तो। आप मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुनो। मैंने क्या बोला कि जैसे टॉपर्स की कॉपी होती है, मान लो उसमें कोई क्वेश्चन लिखा हो, तो सबसे पहले उसका आंसर मत पढ़ो टॉपर का, उस क्वेश्चन को उठाओ और अपनी कॉपी में लिखो उस क्वेश्चन को, फिर अपने मन से उस क्वेश्चन का आंसर लिखो, ठीक। फिर उसके बाद में जो टॉपर्स की कॉपी है और अपना जो आंसर है, उन दोनों को पढ़ो और फिर वो डिफरेंस को समझो कि आपका कितना अलग जा रहा है, समझे। तो जब जाके आंसर राइटिंग सीखोगे तो टॉपर्स की कॉपी का फ़ायदा तब मिलेगा। ऐसे कोई मतलब नहीं है टॉपर्स की कॉपी का पढ़ने से, ठीक है। चलो ठीक है, सपना ने क्या लिखा है ये देखते हैं। सपना ने भारत में जाति आधारित जनगणना को औचित्य का परीक्षण कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी बार ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो पहली डिमांड ये है कि क्या जाति आधारित जनगणना सही है, परीक्षण करना है। तो इसको आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में पॉइंट बताने हैं। भारत में जाति आधारित जनगणना जाति आधारित आरक्षण के तार्किकरण में कहाँ तक उपयुक्त सहायक हो सकती है, ये दूसरी डिमांड है। उपयुक्त तर्क के साथ उत्तर दीजिए, मतलब आपको तर्क मतलब डाटा और फैक्ट देने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। जाति आधारित जनगणना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकारें जानने की कोशिश करती है कि समाज में किस तबके को कितनी हिस्सेदारी है, कौन वंचित है कौन नहीं। इसे धर्म, शिक्षा और आय का पता चलता है, जो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बताती है, जो सरकार के द्वारा योजना तथा कानून बनाने में सहायक होती है, ठीक। एक काटा पीटे कम करो। जाति आधारित जनगणना का औचित्य। जाति आधारित जनगणना के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, ये क्षेत्रों क्या होता है, गलत लिखा है, क्षेत्रा क्या होता है, क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को जानकारी प्राप्त करने में सहायक होगी, जिससे गरीबी रेखा से नीचे वाले की मात्रा में प्रकृति का, इसके लिए समुचित कार्यक्रम बनाना आसान होगा, ठीक है। इससे विभिन्न जातियों को सही संख्या व सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर उनके लिए समुचित विकास कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन आसान होगा, ठीक है। तथा इन सूचनाओं के आधार पर सरकार द्वारा विकास कार्यक्रमों का निर्माण एवं संपादन जाति प्रदान बातें समाज की विविधता में वंचना पिछड़न आदि को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा प्रारंभ में बनाए कार्यक्रमों को उचित लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होंगे, ठीक। इस अपने आदत सुधारो, तुम्हारा अभी भी नहीं सुधर रही है आदत काट पीट की। जिसने आरक्षणकारी व्यवस्था अनुचित ढंग से संपन्न लोग तक सीमित था, तार्किकरण संभव होगा तथा सामाजिक न्याय का युक्त विकसित भारत राष्ट्र का निर्माण संभव होगा, ठीक है। ठीक है, आपने पहला पार्ट सही से एनालाइज किया। जाति आधारित जनगणना आरक्षण के तार्किकरण में सहायक है, कैसे सहायक है वो बताना। जाति आधारित जनगणना आरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जिसमें पहले जाति में यह नहीं पता होने कि किस जाति में कितने लोग हैं, अब उससे प्रभावी आंकड़े प्राप्त कर सकें तथा लक्षित तबके लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। जिसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की उचित आंकड़े तथा उनकी स्थिति सामाजिक शिक्षण आर्थिक की जानकारी से आरक्षण देने में सहायक होगा। जिसे आरक्षण का दुरुपयोग जाति बदलता अनुचित ढंग से तथा प्राप्त आरक्षण प्राप्त करने वालों पर अंकुश लगेगा। आरक्षण के कारण जो गरीब और गरीब तथा वंचना युक्त जीवन जी रहे हैं, उनके आरक्षण मिलने में आसानी तथा लाभ मिल पाएगा, जिससे उन्हें सामाजिक आर्थिक शैक्षिक तथा जीवन जीने में आसानी होगी। परंतु इसके कुछ और पक्ष भी है जो आरक्षण का स्वरूप बदल सकते हैं, जैसे कि ज्ञात न होने के कारण जातियों की संरक्षण तथा लोगों में जनगणना के आधार पर संबद्ध आरक्षण की मांग को प्रबल हो सकती है, जिसमें आरक्षण की जनगणना का आधार बनाकर जितनी आबादी उतना ही पर मांग कर सकती है तथा किसी आरक्षण को कम करने में शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जाति में संघर्ष तनाव स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे समानता तथा सामाजिक न्याय का लाभ बाधित होने के साथ जाति में राजनीतिक नकारात्मक बढ़ावा दे लोकतंत्र को बाधित कर सकता है, ठीक है। निश्चित रूप से जाति आधारित जनगणना कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं, परंतु भारत जैसे जाति प्रधान देश में जहां जाति व्यवस्था कुछ परंपरागत स्वरूप तथा कुछ नवीन स्वरूप के साथ अपनी निरंतरता को बनाई और आरक्षण हेतु सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार के रूप में क्रियाशील आधुनिक समाज के निर्माण की तरफ पर जाति आधारित जनगणना के लाभ को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः निष्कर्ष है कि समकालीन भारत में जाति आधारित जनगणना कुछ हानियों तथा लाभ के संयुक्त युगम है, जिसमें हानियों को खत्म करके आवश्यक राष्ट्रीय महत्व को प्राप्त कर सकते हैं
इसे न केवल आरक्षण का तार्किकरण होगा बल्कि इससे विकास कार्यक्रमों को लाभ भी। ठीक है, बहुत अच्छा है लिखा है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा इसका नेगेटिव पक्ष में थोड़ा बहुत आपने आखिरी में किया वो सही है, और थोड़ा इसमें थोड़ा डाटा फैक्ट डालो तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा, डाटा फैक्ट रहेगा। ठीक है, इसका नंबर अगर ये मान लो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो। जाति में यदि राजनीति हेतु आधार प्रदान ये मत पढ़ो, आगे तक पढ़ो, ये वाला पेज तो अधूरा है, दूसरे में क्या? अच्छा इसी में, ठीक है पढ़ो, सबने दूसरा पेज दी। जाति में यदि राजनीति हेतु आधार प्रदान किया तो राजनीति में जाति को नवजीवन दिया है, स्पष्ट कीजिए। मतलब देखो, पहले कास्ट में यदि राजनीति हेतु आधार प्रदान किया हो तो राजनीति में जाति को नवजीवन दिया, तो ये बात सही है। जिसमें मतलब कुछ जाति के लोग अगर मान लो पॉलिटिक्स में जाते हैं तो वो समझ होता है इन्हीं के लिए तो फ़ायदा काम करेंगे, तो ये दोनों का कोरिलेशन होता है। वो इन्हीं के आधार पर यहाँ जाएगा और इन्हीं के लिए काम करेगा, तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो वैसी वाली बात होता है, स्पष्ट कीजिए कि ऐसा नवजीवन कैसे मिला। परंपरागत भारतीय समाज में विद्वान श्रम विभाजन असमानता और सोपान की एक व्यवस्था जो पेशा तथा कर्म आधारित तथा बाद में जन्मजात की गई है, जिसमें ब्राह्मण क्षेत्र विशेष शूद्र। थोड़ा और अच्छा लिखो इसको, ये सही नहीं है। मतलब आखिर से क्या समझना चाह रहे हो आप, बताओ ना कि ये जब जाति सिस्टम ऐसा बना हुआ तो उसमें सामाजिक संगठन ये सारी चीज़ें होती हैं। जाति राजनीति में तथा राजनीतिक जाति में भूमिका। भारत में जाति की राजनीति तथा राजनीति को जाति में भूमिका का 2 कालखंडों में देखा जा सकता है, स्वतंत्रता से पहले तथा समझौता बाद, जिसमें अलग अलग क्षेत्र अलग अलग भूमिका रही। जैसे उत्तर भारत में स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता पश्चात, दक्षिण भारत जस्टिस पार्टी 19 सत्ता में रामास्वामी नायकर वेरिया नहीं आता था, स्किप कर सकते है। इसको नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि जब मेरे को समझ नहीं आ रहा था ना, मैंने आपसे पूछा था ये क्वेश्चन, उससे पहले मैंने ये लिखा था, इसके बाद पढ़ सकते हो। ठीक है। राजनीति हेतु जाति आदान प्रदान करना। भारत में विभिन्न राजनीतिक दल विभिन्न जाति समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सब हित में जाति हित की भूमिका निभाते हैं, जिससे राजनीति जातीयकरण होता है। इसमें विशिष्ट जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण किया जा रहा है जो अपेक्षित लक्ष्य से हटकर सभी हित को वरीयता दे रहे हैं तथा विशिष्ट जाति को उनके हितों को वायदा देकर लगभग वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, जिसमें लोगों में सभी हित की बजाय सभी हित जातीय हित प्राथमिक हो गए, जिसमें जाति आधार पर टिकट का बंटवारा होता है, जिसमें लोगों के प्रति जातिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण निर्माण किया जा रहा है, जैसे भाजपा, कांग्रेस, राजद, सपा, जनता दल आदि, जो राजनीति में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। परंतु यही नहीं, सरकार द्वारा भी जातीय आधार पर मंत्रियों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, जो मूलतः अपने जाति हित को सभी हित को वरीयता देता है। ठीक है, जिसे सरकार द्वारा विशिष्ट जातियों के सरकारी लाभ प्रदान करना, जो राजनीति में जातिवाद का उदाहरण है। राजनीति में जाति के नवजीवन। हालांकि राजनीति की जीत में एक आधार प्रदान किया है, परंतु यह भी सत्य की जाति का नवजीवन व राजनीति ने जाति को एक व्यापक आधार प्रदान किया, जिसमें प्रत्येक जाति के लिए बहुमत को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है, जिसमें प्रत्येक जाति समूह उन समूह जाति पड़ोसी अपने में मिलाकर एक होने का प्रयास करते हैं, जिसमें अलग अलग जाति के समूह द्वारा गठबंधन करके संघवाद बनता, जो लोकतंत्र मजबूत तथा जातिवाद को कम करने में सहायक रहा है। तथा राजनीति में नए प्रकार के समूह सामने आए, जिसमें पिछड़ी, वंचित आदि, जिसमें इन पिछड़े समुदायों तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित हो सके, जो कि नहीं हो पा रही थी। अपनी जाति के नेता द्वारा वंचितों को लाभ ही सके हैं। हमारा वो सेंटेंस फॉर्म में से बहुत खराब जा रहा है। तथा एक पहचान मिली तथा हमेशा कहाँ पे ये फुल पॉइंट आएगा, कहाँ आएगा, तुम्हें कुछ पता नहीं। योजना स्कीम का लाभ अपेक्षित लोगों तक पहुँचता है तथा आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति प्राप्त। अब ये क्या है, इतना गैप क्यों? कोई अलग से पैराग्राफ भी नहीं है। शक्ति प्राप्त करने तो भी जाति समूह उभरे हैं तथा संगठन बनाकर अपने हितों को मांग कर सकें तथा निरक्षर जातियों राजनीतिक जागरूकता, सहभागिता, मतदान व्यवहार बढ़ाकर नीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें उनका सशक्तिकरण करके निम्न जातियों को भी समतामूलक समाज के निर्माण में सहायक बनाया जा रहा है। यानी समतामूलक गलत लिखा आपने, जो अपने हितों की पूर्ति और सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज के निर्माण में सहायक हो। अतः स्पष्ट है कि राजनीति के जातिकरण और जाति का राजनीतिकरण हो रहा है, परंतु जहाँ जाति में राजनीति के नकारात्मक पक्ष है, वहीं इसके सकारात्मक पक्षों को भी। ये क्या है, सुटलाया? जुटलाया। ये जुटलाया कहाँ दिख रहा है, मुझे बताओ। अरे जुटलाया का अरे कॉपी में दिखेगा, कॉपी में।
ऐसे लिखा जाता है जो अगर लिखोगे भी तो। ये सुटलाया लिख रहा है, कहाँ लिखे देखो सुटलाया नहीं कह ठीक है। सकते। इसीलिए यदि राजनीति की जाति के लिए सकारात्मक भूमिका निवेदन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा इसको नकारात्मकता प्रदान करने वाले कारकों को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। ठीक है, अपन और क्लियरिटी की कमी थी इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन मानोगे तो 4 नंबर। चलो अमित तुमने भेजा, पहले रुको। आप देख लीजिए सर, इधर से तो जा ही रहा है अभी, आप एक बार देख लीजिए सर। मैंने तुम्हारे सारे चेक कर लिए। देखो ये दोनों चेक हो गए हैं। ये वाला तुमने अच्छे से फोटो नहीं भेजा, ये वाला हो गया तुम्हारा। अब मैं पूजा का चेक कर रहा हूँ। पूजा ने भेजा है अभी। अरे रुको, मैंने कुछ पूछना है। क्या बोलो। चलो ठीक है, मेरा आएगा ना जब पूछ। तुम्हारा हो गया तुम्हारा, और कहाँ पे है तुम्हारा? तुमने नहीं, 24 अक्टूबर का है। 24 सितंबर का, सॉरी अगस्त सितंबर। ठीक है रुको। गीग अर्थव्यवस्था क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके लाभों और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। सीधी सी बात है, इसको डिफाइन करो, फिर इसके क्या लाभ है और क्या चैलेंजेस है। बस सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ज़्यादा उसमें ऐसे नहीं। गीग अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि श्रम बाजार का एक उभरता क्षेत्र जिसमें लोग वर्कर के रूप में कार्य करते हैं। ये नहीं, ये गलत है। कहाँ से डेफिनेशन लिखा है? सब कहाँ से लिखा है? पूजा पूजा आजकल तो बोलती नहीं हो, क्या हुआ? तबीयत अभी ठीक है? पूजा नहीं है इधर। है ही नहीं? नहीं। ठीक है, ये सही डेफिनेशन नहीं है। ऐसे से नहीं होता। ये वर्कर रूप में काम करते, वर्कर रूप तो औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं। गीग अर्थव्यवस्था ऐसे होती है जिसमें व्यक्ति को स्किल के आधार पर बेस पे जॉब दिया जाता है और उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता, उसका टास्क बेस्ड काम होता है। चलो ठीक है। लाभ, गतिविधि को जारी रखकर इसका लाभ उठाया जा सकता है। ये क्या पॉइंट है? नो, स्वतंत्र प्रकार का रोजगार प्राप्त हो सकता है। इसे कर्मचारी और नियोक्ता के दोनों को लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ये कर्मियों को लोग, कर्मियों क्या होता है? गलत है, लोशील प्रदान करते हैं। ये सही पॉइंट नहीं है। ऐसे जाके थोड़ा सा नेटवर्क में सर्च किया करो। चुनौतियाँ क्या है? श्रम बाजार के अनौपचारिकरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। कर्मियों की, अभी क्या है कर्मी? श्रमिक, लेबर या कर्मी क्या होता है? सुरक्षा संबंधी चिंता आ सकती है। नहीं, इसमें ये याद रखना है कि सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी यहाँ नहीं होता, पीएफ नहीं मिलता है यहाँ पे, उनकी छुट्टियाँ नहीं होती है, वो सारी चीज़ें। शहर में अधिक केंद्रित होने की संभावना रखना, ये क्या मतलब है? ये क्या पॉइंट पे नहीं हुआ? महिलाओं की सशक्तिकरण, अभी सशक्तिकरण गलत वर्ड लिखा है। प्रभाव रख सकता है, गलत लिख रहे। पूजा अभी है नहीं, डांटता उसको बहुत बुरा। इसलिए लाभ और चुनौतियों को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट के आधार पर, ये क्या होता है? गिग लेबर को ये होता है, तब नहीं लेना। 1 नंबर भी नहीं दूंगा इसमें, तो 0.5 नंबर। आगे क्वेश्चन, क्या भारत में खेलों का आकार पतनोन्मुखी है? ठीक है। खेतों का, अच्छा ठीक है, एक डिमांड ये हो गई। चकबंदी, सहकारी कृषि और लीजिंग इस समस्या को किस प्रकार दूर कर सकते हैं? ठीक है, 2 पार्ट है इसका। यह मानना कहना, ये क्या होता है? मानना कहना उचित है कि भारत में खेतों का आकार पतनोन्मुखी है, लेकिन इसे हम समझाएं। अरे डायरेक्ट डाटा शुरू करो कि 85% जो है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उसके कारण है उसकी परिवार की फैमिली, मैं समझ बात, फैमिली बढ़ते जाता तो वो जो खेतों के जो टुकड़े होते जाते हैं। चकबंदी, स्वामित्व को बदलकर छोटे खेतों को बड़े खेतों में परिवर्तित करना है, लेकिन ये सभी राज्यों में सफल नहीं हो पाए अरे आप पहले बता रहे हो उसके बारे में, फिर उसके बाद में बताओ किस प्रकार दूर कर सकती है। तो आपको दूर करना बताना, ना कि आप प्रॉब्लम नहीं बताना, उसको आखिरी में बताना है। पहले आप उसको सॉल्यूशन बताओ, फिर आखिर में बताओ क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इनको दूर किया जाना चाहिए। सफल राज्य, विफल राज्य, कारण काश्तकारों को कम बिजली का डर नहीं, भूमि को उचित मूल्य निर्धारण को किसान स्वीकार करना, भूमि के मूल्य निर्धारण की समस्या, अनिवार्य चेक बनी नियम।
पूजा तुम समझे नहीं, इस क्वेश्चन की डिमांड ये है ही नहीं, आपको इनका पॉजिटिव नेगेटिव बताना है नहीं। सरकारी कृषि स्वामित्व को बदले बिना सामूहिक रूप से कृषि कार्य करना, फायदा किसान उत्पादन संगठन में एकता, पतनों के कारण, वो इसका पतनों के कारण कहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। चकबंदी सहकारी कृषि लीजिंग की समस्या को किस प्रकार दूर कर सकते हैं, डायरेक्ट बताना, उनका सोल्यूशन बताना है। पूजा क्वेश्चन का मतलब समझे ही नहीं, उल्टा इनके तो फायदे बताने थे तुम्हें, ये बताना ही नहीं था। बेहद समस्या, किसानों शिक्षा कमी, समिति पंजीकरण विलम्ब, सामाजिक नेतृत्व कमी की आदि, लीजिंग इसमें कोई व्यक्ति निर्धारित पति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी भूमि दे सकता है, फायदे बदलू नहीं होती है, जिस कारण छोटी खेती समस्या समाधान हो जाता है। देखा परिभूमि कृषि कार्य में मदद मिलेगी, कृषि योजना को वास्तविक रूप से लागू करने में मदद मिलेगा। अदम कह सकते हैं कि बाद में खेतों का आकार अभी भी गलत भी राज्यपत्र में लेके नहीं समझ दूर करने के लिए इसमें भी तो मैं 0.5 नंबर दूंगा पूजा। देखो यही होता है, आंसर लिखना ही नहीं, उसको थोड़ा एक बार काम किया करो तुम लोग। पूजा है अभी यहाँ पे कहाँ? चलो तुम्हारा बता। पूजा सुन रही हो तुम? क्या लिखा है तुमने आंसर? पता नहीं, इस वीक तो लिखे नहीं, 2 वीक पहले लिखे थे। आधा नंबर भी देने लायक नहीं हो। यही होता रेगुलर, यही है, रेगुलर नहीं लिखोगे तो ऐसी गलतियां करोगे फिर तुम लोग, ठीक है? सर मैंने तो सर जो पीडीएफ में बताए हैं, लिखाए हैं, समझाए, वहीं से तो मैंने लिखी, और तो मेरे पास कोई कंटेंट भी नहीं है। नहीं, आप क्वेश्चन समझो ना पहले, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन है, राम की वाइफ सीता है और लक्ष्मण की भाभी सीता है। अब आपसे पूछ रहा है राम का लक्ष्मण से क्या संबंध है, तो अब बात सीधी सी, मतलब भाई है, डायरेक्ट बताओ। अब ये मत बताओ राम की पत्नी सीता है, सीता का देवर लक्ष्मण है तो लक्ष्मण का राम से, मतलब वो अमित भी यही काम कर रहा था, कहानी लिख रहे हो तुम लोग भी यही कर रहे हो, मतलब टू द पॉइंट लिखो ना। तुमने क्या लिखा है, वो कुछ भी नहीं काम का है। हाँ, कौन सा तुम्हारा बचा हुआ सपना? 24 सितंबर वाला। हाँ, ये लास्ट बचा था उस दिन, शायद तुमने कुछ भेजा नहीं। पर उसमें नहीं खाप पंचायत वाला मेरे को नहीं लिखना नहीं आया, मैं दोबारा लिखूंगी, बट उसको बताना कि मैंने कैसे लिखा है उसकी डिमांड। और लोग कहाँ, नमता तुम्हारा कहाँ आंसर, नगीना तुम्हारा कहाँ, तुम लोग क्या है यार उधर मैंने एक जैसे क्यों देखा मालूम है? हाँ, ये हम दोनों भाई बहन हो गए। तो आंसर में भी दिखेगा भाई बहन चारा। तुम लोग यार क्या बात करते हो। ये सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, अपने डंडे की चोट में सुधार दूंगा मैं। अब तुम लोग ऑनलाइन हो यहाँ पे। अब मैं तुम्हें डंडा भी नहीं मार सकता, नहीं तो बोलते ना लातों की बहुत बातों से नहीं मानते। तुम लोग वैसे ही हो, लातों की बहुत बातों से नहीं मानते। चलो कहाँ से पढ़ूं सपना, यहाँ से पढ़ूं? हाँ चलो ठीक है। भारतीय समाज में राजनीति में जाति की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये तो ये पढ़ लिया ना अभी। अच्छा, तथा इसकी बड़ी भूमिका को रोकने के उपाय बताइए। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक, जाति व्यवस्था लोकतंत्र में साधक या बाधक, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखते हैं आपने तीनों पॉइंट को आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया। परंपरागत भारतीय समाज में विद्वान श्रम असमानता तथा सोपान आधारित एक व्यवस्था जो पहले श्रम के रूप में थी परंतु बाद में जन्मजात हो गई जाति कहलाती। ठीक है, ठीक। अब पहली डिमांड ये है, ठीक है। राजनीतिक भूमिका को दो रूप में बांटा जा सकता है, जाति में राजनीति तथा राजनीति में जाति। राजनीति में जाति, राजनीतिकरण दलों द्वारा राजनीति का प्रयोग विशिष्ट जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसे सरकार में जातियों के आधार पर मंत्रियों पर निर्भर होता रहा।
जिसे राजनीतिक जातिवाद अर्थात सरकार द्वारा विशिष्ट जातियों को सरकारी लाभ प्रदान करना, जिससे जातियों को अनेक हितों को पूरा करने का अवसर मिलता है। जाति में राजनीति, जनता द्वारा राजनीति में जाति का प्रयोग, जनता द्वारा जाति आधार पर राजनीति में सहभागिता, देश में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु जाति संघ का निर्माण, अखिल भारतीय यादव महासभा तथा दबाव समूह के रूप में जातीय संगठन का निर्माण, जाट महासभा, गुर्जर महापंचायत। अब अगला क्वेश्चन का डिमांड था, इसकी बढ़ती भूमिका को रोकने हेतु उपाय बताइए। राजनीति में जातिवाद को बढ़ती भूमिका को रोकने के निम्न उपाय: राजनीतिक दलों द्वारा राजनीति में जाति के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाकर उसमें जाति के आधार पर वोट मांगना, जाति आधार पर टिकट बंटवारा पर रोक लगनी चाहिए। एक विशेष जाति के हितों की बात न करके सभी के समान हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए तथा चुनाव में जातीय समीकरण का निर्माण नकारात्मक ही नहीं लिखना था, तुम्हें पैदा करने वाले कारकों पर रोक लगानी चाहिए। सरकारी लाभ उचित तथा न्यायोचित तरीके से जरूरतमंदों तथा वंचितों को मिले। जातीय आधार पर बनने वाले आर्थिक राजनीतिक शक्ति के लालच में बनने वाले संगठनों पर रोक लगे। जनता द्वारा जातीय आधार पर प्रतिनिधित्व न चुनने चाहिए तथा देश के एक प्रभावशाली प्रतिनिधि चुनने में समानता बनानी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया के दौरान होने वाली जातीय आधार पर प्रचार से रोकना तथा आरक्षण का लाभ सही हकदार को मिले। 2002 में राष्ट्रीय आयोग में जातीय चुनाव पर सिफारिश तथा जातिवाद को खत्म करने पर बल दिया जाना चाहिए। 2007 का सेकेंड एजुकेशन रिपोर्ट, राजनीति में दलों द्वारा जाति के आधार पर रैली निकालने प्रतिबंध होना चाहिए। 2013 में इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट द्वारा निर्णय दिए गए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट था बाधा कैसा है। जाति राजनीति में साधक या बाधक। जातीय आधार पर राजनीति में सकारात्मक भूमिका के साथ नकारात्मक भूमिका भी रही है, जो लोकतंत्र में साधक तथा बाधक रही है। साधक कैसे है? जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण द्वारा शक्ति संतुलन स्थापित करके लोकतंत्र का विकास सुनिश्चित होता है, जिसमें केवल एक जाति तथा एक दल का प्रभाव न रहकर समस्त दल तथा जातियों को भूमिका से राजनीति में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता सुनिश्चित हो जाती है, जिसमें प्रत्येक जाति अपने हितों को ध्यान में रखकर दूसरे दलों पर दबाव बना रखती है। निरक्षर जातियों की राजनीतिक जागरूकता में राजनीतिक समीकरण द्वारा इसकी राजनीतिक सहभागिता मतदान व्यवहार को बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूत करती है। सही है। जाति संघ एवं संगठनों के निर्माण द्वारा दबाव समूह के रूप में शक्ति का विकेंद्रीकरण कर जातीय आधार पर विकास को तीव्र एवं उनकी राजनीति प्रति आकर्षण बनाती है। ठीक है। राजनीतिक लाभ के लिए सही निम्न जातियों का सशक्तिकरण करके समतामूलक समाज के निर्माण में सहायक है, जिसमें उनकी योग्यता तथा काबिलियत को राष्ट्र के स्तर पर लाने में लोकतंत्र में सहायक है। ये काटापीटी कम किया करो। निम्न कमजोर जातियों के द्वारा जातीय संगठनों के माध्यम से अपने हितों को पूर्ति और सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज का निर्माण हो, जो सकारात्मक रूप से लोकतंत्र में भागीदारी बनी रही। ठीक है। बाधक कैसे है? राजनीति में समाज में जातीय निष्ठा के विकास के जातिवाद को बढ़ाओ और आधुनिक समाज का निर्माण बाधित होता था। समाज बाधित होने से लोकतंत्र बाधित होता है। सही बात है। जिससे लोकतंत्र राजनीतिक जातिवाद से विकास की प्रक्रिया बाधित होता है, जिसमें दल तथा संगठन सहित पर जोर देते हैं तथा एक शून्यता की स्थिति पैदा होती है, जिसमें विभिन्न जातियों के मध्य नकारात्मक प्रतिस्पर्धा से जातीय संघर्ष, तनाव वृद्धि फैलाता, सामाजिक सौहार्दता कमजोर, मणिपुर हिंसा था, नौ हिंसा। अरे वो थोड़ा धार्मिक मामला था, उसको मत लिखो। बहुसंख्यक एवं पूर्व जातियों द्वारा अल्पसंख्यक जातियों के हितों का हनन करके समतामूलक समाज के निर्माण की प्रक्रिया बाधित तथा विविधता में एकता का स्वरूप नष्ट होना। सही है। राजनीति में गुटबंदी और राजनीति अस्थिरता से लोकतंत्र कमजोर, ये जनता के मन में कुंठा, अलगाव की भावना से उत्पन्न हिंसा तथा शून्यता की स्थिति फैलाता, लोकतंत्र बाधित। अतः जाति किसी भी देश के लिए वहाँ के लोगों को पारंपरिक तथा सांस्कृतिक पहचान है, जिससे लोकतंत्र में सकारात्मक नकारात्मक भागीदार तथा भारत जैसे जाति प्रधान देश में लोकतंत्र के विकास में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इस व्यवहार में खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु इसके संकीर्ण मानसिक तथा नकारात्मक, अरे ये नकारात्मक सही नहीं लिखना था, तुम खत्म करके लोकतंत्र विकास में साधक सिद्ध हो सकता है। सही है, अच्छा लिखा है, परंतु थोड़ा काटा पीटी ये सारी चीजें करो। अगर 15 नंबर 5 नंबर मिल जाए। अच्छा रुको, अब यहीं पे मेरे को ये बताओ कि इसमें 15 में क्या करना? क्या हुआ तुम्हारे? मतलब नंबर इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम 14 नंबर आने के लिए। काटा पेटी खत्म करो। तुम ये काटा पेटी करते रहते हो। अरे तुम आज भी, तुम क्या बच्चा हो क्या? देखो ये तुम्हारा अभी भी आज भी वो वर्ड देखो, तिरछे बाके भागते हैं, तुम्हारा वो नहीं दिखता, कहाँ पैराग्राफ चेंज करे वो नहीं दिखता है तुम्हारा। और पॉइंट फॉर्मेट लिखते हो तो अच्छे से पॉइंट एरो लगा के लिखा करो। ठीक, और कुछ कंटेंट ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर थोड़ा
जो शैली होती है, भाषा शैली, उसमें लोग बना रहते हैं। मेरी लिखावट की कटे हैं क्या? हाँ, कंटेंट ठीक है, कंटेंट में कोई कंटेंट में देखो, कंटेंट ऐसी चीज़ होती है उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, पर ठीक है, इतना भी लिख रहे हो तो कोई इशू नहीं। ठीक। आगे, खा पंचायत पितृ सत्तात्मक, ये पितृ देखो मैं उठा के फेंक दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, तुम्हें ये भी ना लिखना आता पितृ सत्तात्मक, एटलीस्ट क्वेश्चन है ये देखो है, पितृ सत्तात्मक ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, मैंने वो त्रिशूल बना दिया था, ठीक है। हम लोग ना डंडे की चोट पे सुधरने वाले हो, तुम लोग ऐसे ना सुधरो। मैं ना भूल जाती हूँ, मेरे को जल्दी लिखने की आदत है ना। तभी तुम बोलो मेरा डंडा पड़ेगा, तभी सुधरो तुम लोग। चलो ठीक है। खा पंचायत पितृ सत्तात्मक समाज की अभिव्यक्ति है को स्पष्ट करते हुए पहली डिमांड ये है, याद रखना, पहली डिमांड ये हो गई, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में प्रतिष्ठा हत्या के रोकने हेतु प्रयासों में समीक्षा कीजिए। दूसरी डिमांड ये हो गई, खा पंचायत की वर्तमान गतिविधियों को देखते हुए इस पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। अपनी सहमति देते हुए उत्तर को उक्त पक्ष में तर्क दीजिए। 3 पार्ट है, 3 अलग अलग पार्ट है, ठीक। खा पंचायत जिसका शाब्दिक, ये गलत लिखा तुमने, शाब्दिक अर्थ है खेका आकाश तथा आप जल से। खा पंचायत सामाजिक, अब ये क्या है, प्रशासन, ये पूरा वर्ड लिखो। प्रशासन की व्यवस्था हेतु निर्मित एक समूह है जो मुख्यतः गोत्र समूह होता है, जो जिसका संबंध जाति से है। अरे मतलब जाति से होता है ना कि स्पेशल कोई जाट से इसलिए होता है, जाट होगी खा पंचायत होती है क्या, और की नहीं होती है क्या? अरे मैंने तो नोट्स में पढ़ा था, जिसका संबंध जाट जाति से हवे है, और मतलब सोचो हरियाणी भाषा में लिख रही है एकदम, हवे है। जिसके अंतर्गत कई गांव शामिल होते हैं। ये गांव वाले मुख्यतः एक ही गोत्र के होते हैं जिनके नाम से ये खा पंचायत जानी जाती है, परंतु इन गाँव में रहने वाले इस गोत्र में जाति के लोग भी इनमें शामिल होते हैं। और पहली डिमांड थी कि पितृ सत्तात्मक कैसे अभिव्यक्ति करते हैं वो सारे। खा पंचायत पितृ सत्तात्मक समाज की अभिव्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ न स्त्री को न तो बोलने की शिक्षा प्राप्त कर, न तो बोलने की, न ही शिक्षा प्राप्त करने की यहाँ लिखा करो, तथा नई पंचायतों के में स्त्री की भागीदारी है। स्त्री को सिर्फ घर के दहलीज तक अपने परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी जाती है, तथा उनका अपने हक के लिए लड़ना या तो प्रतिष्ठा को उल्लंघन समझा जाता है। आर्थिक सामाजिक न्याय से कमजोर महिला के लिए ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा कदम उठाया गया है कि जैसे पंचायत चुनाव में आरक्षण आदि, परंतु सरपंच के लिए जाने के बाद पुरुष को राजकीय होता है, जैसे सरपंच पति कहते हैं। अरे तुम समझ नहीं रहो, देखो पितृ सत्तात्मक अभिव्यक्ति होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो देखे, जैसे वो संगठन का जो लीडर होगा वही पुरुष ही होगा, ठीक है, उसमें जो सदस्य होंगे वो भी पुरुष ही होते हैं, ठीक। वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाता है वो पुरुषों द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस कारण से पितृ सत्तात्मक अभिव्यक्ति को दर्शित, ये लिखना था तुम। अच्छा, मैं परिवार के स्तर पर पहुँची, ये तुम चलो आगे। बेटी बचा बेटी पढ़ाओ सुकन्या, ये कहाँ, ये क्या आ गया, ये कहाँ जा बोला था ना आप पंचायत, मेरा ये वाला गलत हो गया, मैं दोबारा लिखना पड़ेगा। अब समझ में आया था, मैंने कल दोबारा देखा तो कुछ प्रतिष्ठा को रोकने तो उपाय, परंपरा मान्यता निर्भर वालों को शासन के नाम पर प्रतिष्ठा कहलाती है। खा पंचायत वर्तमान गतिविधि खा पंचायत द्वारा निम्न गतिविधि दी जा रही सकरण दोनों है। खा पंचायत द्वारा अंतर जातीय ये गलत लिखा, विवाह परंपरा गोत्र विवाह आदि के संदर्भ में मॉर्निंग किलिंग लिंचिंग बढ़ावा दिया जाना। मॉब लिंचिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें माना जाता है कि ऐसा परंपरा से पहचान संगठित समाधान के लिए किया जाता है, साथ ही सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, किंतु ऑनर किलिंग किसी भी आधार पर सही नहीं है। पूर्वाग्रत परंपरा के आधार पर मानकर मॉब लिंचिंग सही है क्योंकि ये गैर कानूनी अलग नहीं। मॉब लिंचिंग सही है? नहीं। तो देखो तुमने लिखा है परंपरा के आधार बनाकर मॉब लिंचिंग सही है क्योंकि क्या है, कितनी बार बोला, पढ़ा करो एक बार। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इन आधार पर काव्य के पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए, परंतु इससे सकारात्मक पक्ष भी है जो न केवल सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे बल्कि लोकतंत्र में सहायक है। जैसे जिंद सर्व खा पंचायत द्वारा कन्या भ्रूण हत्या से विरोध में फरमान सुनाया गया, जिसमें कहीं हद तक सफल रही तथा आज हरियाणा में लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है।
2015 में 12वीं में बाल विवाह शराबखोरी के विरोध के फरमान जिन्हें आज जोरों के बेटे को पढ़ाना ना आता ना, उन्हें बराबर का हक मिलने का अग्रसर हो रहा है। 2016 में स्त्री शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण के लिए करने जो ऑनर के सकारात्मक कंक्लूजन कौन लिखेगा? मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है, ये गलत है, इसलिए पूछ रही थी कि इसमें करना क्या था। ठीक है तो अब लिखो। समझ आ गया, मैं दोबारा लिखूंगी। चलो ठीक है, और किसी का कोई आंसर? नहीं, कौन कौन लोग हैं? और मैं एक पेंसिल करूँ। अरे सर जी, मेरे को नहीं टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा। क्या हो गया? मेरे को नहीं टेंशन हो रही है बहुत ज्यादा। आज मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की थी, उसकी वजह से अभी बोल रहा है मेरा तो रुको एक बार एक मिनट रुको। नगीना तुम्हारे आंसर कहाँ है? नमता तुम्हारे कहाँ पे? रिद्धि तुम्हारे कहाँ पे? वैशाली तुम्हारे आंसर कहाँ पे? अरे देखो तुम लोग यार, फिर देखो मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मंडे से तैयारी तुम Monday कर से रहे हो, फिर continue हवा करो। में तैयारी कर रहे हो, ये कोई तैयारी नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा कभी। झूठ मार तैयारी मत करो, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। चलो ठीक है, हाँ अब बताओ, अब मैं क्लास